A very good morning dear student. Today we will discuss water system, जिसको हम वन कंपोनेंट सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक ही कंपोनेंट की जरूरत होती है, एक ही केमिकल फॉर्मूला की जरूरत होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2O से। वाटर को हम H2O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमको पता है कि वाटर की 3 फेजेस होती हैं। आइस जो कि एक सॉलिड फेज है, वाटर जो कि एक लिक्विड फेज है, वाटर वेपर जो कि एक गैसियस फेज है। तो 3 फेजेस हैं और तीनों फेजेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2O से, मींस कंपोनेंट उसका वन ही है, इसलिए इसको हम वन कंपोनेंट सिस्टम बोलते हैं। जब साइंटिस्ट ने इसको पूरे तरीके से स्टडी किया तो उन्होंने सबसे पहले लो से लो टेम्परेचर पर जाकर के इस स्टडी को स्टार्ट किया। तो यहाँ पर ये जो एक पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर करीब करीब -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उन्होंने लिया और इस टेम्परेचर तक वाटर की जो स्टेट थी वो सॉलिड स्टेट में थी, मतलब पूरा वो आइस था। तो यहाँ तक तो वो पूरा आइस था। अब जैसे जैसे यहाँ पर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, प्रेशर को इंक्रीज किया, तो उन्होंने देखा कि जो हमने जो आइस फेज लिया हुआ था, जो पूरी तरीके से सॉलिड स्टेट में था, अब वो वेपोराइज होना शुरू हुआ। डायरेक्ट वेपोराइज हुआ, डायरेक्ट सब्लिमाइज हुआ, लिक्विड स्टेट में नहीं आया, वो सीधे किसमें कन्वर्ट हो गया, आइस किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, सीधे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो उन्होंने जब स्टडी की तो उन्होंने इस तरीके से देखा कि पूरा एक असेंबली बनाई, उस पर उन्होंने टेम्परेचर का और प्रेशर का इफेक्ट देखा। तो यहाँ पर धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज किया, प्रेशर को इंक्रीज किया और उसमें उसके फेजेस में किस तरीके से चेंजेस आए उसकी स्टडी की, और उसकी स्टडी करके पूरा उसके जितने भी रिजल्ट्स आए उसको उन्होंने एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया, जिसको हम फेज डायग्राम बोलते हैं। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जो भी आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, इसमें बहुत सारी वैल्यूज है, ये सब वैल्यूज है और इन वैल्यूज पर पर्टिकुलर टेम्परेचर है और पर्टिकुलर प्रेशर है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर पर, टेम्परेचर प्रेशर पर जैसे जैसे हम चेंज करते चले जा रहे हैं, हमको यहाँ पर इस कर्व के साथ लगे हुए कई पॉइंट्स मिले, जिन पॉइंट्स पर, जिन वैल्यूज पर आइस एंड वाटर वेपर एक इक्विलिब्रियम में थे। तो यहाँ पर ये दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में थे। तो यहाँ पर सीधे आइस का वाटर वेपर्स में कन्वर्जन, यानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसलिए इस कर्व का नाम हमने दे दिया सब्लिमेशन कर्व। तो सब्लिमेशन कर्व हमको यहाँ पर मिला और इस तरीके से इसको हमने AO से रिप्रेजेंट किया और इसमें बहुत सारी वैल्यूज हमको मिली, जिसमें आइस एंड वाटर दोनों इक्विलिब्रियम में थे। इसके बाद फिर हमको जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए, वहां पर हमको एक पॉइंट यहाँ पर ये दिखाई दिया, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है O से। O जो हमको यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई दिया, इस पॉइंट पर हमको जो टेम्परेचर था, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, इसको आंसर को अच्छे से मेजर करेंगे, 0.0078 डिग्री सेल्सियस। और इस पर जो प्रेशर था, इस प्रेशर को भी हम बहुत अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, और प्रेशर हमको मिला है 4.58 mm। इस प्रेशर पर, इस टेम्परेचर पे हमको एक पॉइंट मिला O, जिसको हमने नाम दिया है ट्रिपल पॉइंट। इसको हमने नाम दिया है ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट पर हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड इस पर्टिकुलर प्रेशर पर हमको वाटर की 3 स्टेट एक साथ इक्विलिब्रियम
यानी यदि हम इस पॉइंट के इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमको आइस दिखाई दी, इस पॉइंट के यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमको वाटर दिखाई दिया, इसके इस तरफ आते हैं तो हमको वाटर वेपर दिखाई दिया। तो तीनों फेजेज एक साथ इक्विलिब्रियम में हमको मिली, जिसको हमने बोला ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर तीनों फेजेज इक्विलिब्रियम में रह सकती है। इस पॉइंट के लेफ्ट साइड, राइट साइड, अबव, बिलो कहीं पर भी हम चले जाएंगे तो कोई ना कोई एक फेज हमारी खत्म हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर ये तीनों फेजेस है। यदि इस पॉइंट से हम सोचे कि यहाँ पर आ जाए, यहाँ इस तरफ आ जाए, या कहीं पे भी नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर आपको कौन सा फेज दिखाई देने लगेगा? वाटर वेपर वाली फेज दिखाई देने लगेगी। यदि हम इसके इस तरफ चले जाएं तो हमको आइस दिखाई देने लगेगी, यहाँ चले जाएं तो वाटर दिखाई देने लगेगा। यदि इस कर्व के साथ हम यहाँ पर आ जाएं तो हमको आइस और वाटर वेपर दिखाई देगा, वाटर खत्म हो जाएगा। इस कर्व के साथ हम यहाँ पर आ जाए तो आइस और वाटर दिखाई देगा, वाटर वेपर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम आ जाते हैं तो वाटर और वाटर वेपर दिखाई देगा, आइस खत्म हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट से कहीं पर भी थोड़ा सा भी हम वेरी होते हैं तो कोई ना कोई एक फेज हमारी खत्म हो जाएगी और कोई ना कोई दो फेज या एक फेज इक्विलिब्रियम में रहेगी। मीन्स उसको फिर हम ट्रिपल पॉइंट नहीं बोल सकते। मीन्स ट्रिपल पॉइंट हमको कब मिलेगा? जब हम ये टेम्परेचर 0.0078 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 4.58 mm प्रेशर मेंटेन करते हैं, तभी वो फेज हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये हमको ट्रिपल पॉइंट मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग से भी इसमें शॉर्ट नोट आता है, तो बहुत अच्छे से इसका आंसर हमको करना है। इसके बाद फिर हमने टेम्परेचर और प्रेशर को पढ़ाया, इतने पॉइंट पर हम आ गए। इस पॉइंट पर हमको आइस भी दिखाई दिया, हमको वाटर दिखाई दिया और इसके साथ साथ वाटर वेपर भी हमको दिखाई दिया। ये तीनों फेज हमको यहाँ पर मिल गए। अब इसके बाद इस पॉइंट से फिर हमने हाई टेम्परेचर को और हाई करते गए, प्रेशर को और हाई करते गए। तो हमने देखा कि अब हमको यहाँ पर जब हम इस पॉइंट से जैसे ही ऊपर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर वाटर एंड वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में थे, आइस अब खत्म हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा दो हमारे स्टेट इक्विलिब्रियम में दिखाई दी, वाटर एंड वाटर वेपर। तो वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्जन क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। तो इसको कर्व का नाम हमने दे दिया, दिस इज वेपर प्रेशर कर्व, दिस इज वेपर प्रेशर कर्व। तो ये वेपर प्रेशर कर्व हमको मिला, जिसमें हमारा वाटर एंड वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में था। और यहाँ पर हम देखा जाए तो यदि हम इसकी स्टेट को देखें तो यहाँ पर अब जो स्टेट में चेंज हुआ, यहाँ से तीनों मतलब हमने और आगे बढ़ते गए तो हमको यहाँ पर दो स्टेट दिखाई दी। एक तो हमको दिखाई दिया वाटर और एक दिखाई दिया वाटर वेपर, मीन्स आइस वाला स्टेट खत्म हो गया। तो ये इस तरीके से इक्विलिब्रियम में दो स्टेट हमको दिखाई देने लगे। यहाँ तक इस तरीके से हो गया, दो फेज हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है, इस कर्व में आप यदि इसका स्लोप देखेंगे तो ये स्लोप किस तरीके से दिखाई दे रहा है? नेगेटिव स्लोप दिखाई दे रहा है। नेगेटिव स्लोप दिखाई दे रहा है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मीन्स अब हमने जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाया तो ये जो इस तरीके का जो स्लोप हमको नेगेटिव स्लोप दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये पता है, यदि हम आपसे पूछते हैं कि वाटर आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो आपका आंसर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका सही आंसर जो है, हम 0 डिग्री सेल्सियस तो बोलते हैं पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमको ऐड करना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा तब जाकर के आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में कन्वर्ट होगी। यदि हम इसका प्रेशर बढ़ा दें, तो यदि हमने इसका प्रेशर बढ़ाया तो बढ़ाने पर और टेम्परेचर को हमने 0 डिग्री रखा, तो अब ये प्रेशर बढ़ाया और टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ये पॉइंट हमको कहाँ मिला? ये मीन्स इस जगह पर ये क्या है, किस स्टेट में है? वाटर स्टेट में।
मतलब यहाँ से अब यदि हमको इसको आइस में कन्वर्ट करना है तो हमको टेम्परेचर 0 से भी कम रखना पड़ेगा, तब जाकर के वो आइस में फ्रीज होगा या आइस वाटर में कन्वर्ट होगा। मीन्स जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है या आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा हो जाएगा और कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि 0 डिग्री हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। 0 डिग्री कब रहेगा? जब हम एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको रखते हैं। यदि हमने यहाँ पर प्रेशर को बढ़ाया है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 0 से कम हो जाएगा और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। मीन्स प्रेशर को बढ़ाएंगे, आइस जल्दी मेल्ट होने लगेगी। मीन्स आइस को जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस के बाद मेल्ट होना चाहिए वो तो कहीं माइनस पर ही मेल्ट होने लगी। तो प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, ये हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए 0 डिग्री पे, अब हमको कहाँ पर मिल रहा है? इतना माइनस डिग्री पर मिल रहा है। इसी तरीके से यदि हमने प्रेशर को कम कर दिया तो कम करने पर हमको जो मेल्टिंग पॉइंट वाला जो पॉइंट मिला वो हमको यहाँ पर मिल रहा है। मीन्स होना तो चाहिए 0 डिग्री पर कहीं और हाई टेम्परेचर पे जाकर के वो मेल्ट हो रही है। मीन्स यहाँ पर प्रेशर को बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और टेम्परेचर का जो एक रिलेशन है वो हमको अच्छी तरीके से याद रखना है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट है 0। यदि हमने प्रेशर को कम किया तो कम करने पर ये 0 के बाद भी आइस में ही रहेगा, सॉलिडिफाई ही रहेगा, लिक्विफाई नहीं होगा। और यदि हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो कभी कभी आपने ग्लेशियर्स देखे होंगे जो ऑटोमेटिक मेल्ट होकर के और लिक्विफाई होने लगते हैं और वो बहने लगते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि उन जगहों पर प्रेशर जैसे ही हाई हुआ, प्रेशर हाई हुआ तो अपने आप ही आइस क्या हो जाएगी? मेल्ट होने लगेगी और मेल्ट होने के बाद वो माइनस डिग्री पर भी मेल्ट होना चालू कर देगी और वो लिक्विफाई होने के कारण भी वो मेल्ट होकर के यहाँ पे ऐसा फ्लो होने लगता है। ऐसे ही हम जब यहाँ पर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम जब पूछते हैं अगर आपसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो आपका आंसर आता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस कब मिल रहा है? जब वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, तब उसकी वैल्यू हमको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हमको दिखाई दे रहा है। यदि हम इसको प्रेशर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट पर भी इफेक्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग वो वेपोराइज होगा। तो ये इस तरीके के प्रेशर के साथ भी टेम्परेचर के रिलेशन को हमको समझना है। तो अब यहाँ पर जो 2 स्टेट हमको दिखाई दिए, आइस का वाटर में कन्वर्जन, मतलब आइस जो है यहाँ पर आइस है और आइस का अब जो कन्वर्जन हो रहा है वो किसमें हो रहा है? वाटर में। ये क्या हो रहा है? लिक्विफाई हो रहा है, लिक्विफाई हो रहा है। तो वाटर में कन्वर्जन हो रहा है। तो अब यहाँ पर 2 स्टेट इक्विलिब्रियम में है, आइस एंड वाटर। तो आइस का मेल्ट होना मीन्स क्या है? मेल्टिंग पॉइंट कर्व। तो इस कर्व का जो हम नाम देंगे वो हम क्या लेंगे? मेल्टिंग पॉइंट कर्व। दिस इज मेल्टिंग पॉइंट कर्व। यहाँ पर ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व हमको मिला। 3 कर्व हमको मिल गए, सब्लिमेशन, वाटर वेपर एंड मेल्टिंग पॉइंट कर्व। ये इस तरीके से 2 फेजेस एक साथ इक्विलिब्रियम में है। एक पर्टिकुलर प्रेशर और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये दोनों फेजेस हमको इक्विलिब्रियम में मिलेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन हमारा ये आता है कि क्या ये पूरे समय अपना इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इनका कुछ एंड होता होगा? तो एंड के लिए यहाँ पर एक होता है क्रिटिकल प्रेशर और एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ये 2 टर्म्स और हमको याद करना पड़ेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल वो है 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और क्रिटिकल
टेम्परेचर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 374 डिग्री सेल्सियस। 374 डिग्री सेल्सियस 218 एटमॉस्फेयर तक हमको ये स्टेट इक्विलिब्रियम में दिखाई देंगी। यदि हम इसके बियॉन्ड में चले जाते हैं तो पूरा का पूरा वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, हमको कोई भी फेजेस इक्विलिब्रियम में नहीं दिखाई देंगे, तो पूरा वो वेपर 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 हो जाएगा। तो यहाँ पर 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 374 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही सारी स्टेट का कन्वर्जन हमको देखने को मिलता है। यदि हम उसके ऊपर उसके बाहर चले जाते हैं तो हमको सारी स्टेट खत्म हो जाती है और सिर्फ हमको वाटर वेपर्स ही वेपर्स दिखाई देंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई भी फेजेस एक साथ इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा गैसियस फॉर्म हमको दिखाई देगा। तो इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर ये इस तरीके से रहता है। तो 3 हमको यहाँ पर कर्व दिखाई दिया। अब एक कर्व जो मेटल स्टेबल कर्व कहलाता है, जो कि इस तरीके से थोड़े से समय के लिए रहता है, बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है। तो इसमें क्या है कि यदि हम वाटर को एक स्पेशल कंडीशन में, एक स्टेबल कंडीशन में बिल्कुल स्लो कूलिंग करते हैं, तो कूलिंग जो हम करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ इस पॉइंट के बाद तो यहाँ पर आइस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, पर ये आइस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आइस में कन्वर्ट नहीं हो रहा, बल्कि ये वाटर ही रह रहा है, ये लिक्विड स्टेट में ही रह रहा है। तो लिक्विड स्टेट में ये इस तरीके से रहेगा, इसको आइस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, पर ये आइस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और ये कुछ थोड़ा सा धीरे धीरे जो हम कूलिंग करते हैं, तो ये जो कि आइस का एरिया है तो आइस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, पर ये आइस में कन्वर्ट ना होकर के ये वाटर है। इसमें जो इक्विलिब्रियम है वो होता है वाटर एंड वाटर वेपर का। मीन्स ये हम बोल सकते हैं कि ये वेपर प्रेशर कर्व का ही एक नेगेटिव एक्सटेंशन है और नेगेटिव एक्सटेंशन पर हमको यहाँ पर ये कर्व मिलता है जिसको हम मेटा स्ट्रीम कर्व बोलते हैं। तो ये पूरा इसका वाटर सिस्टम का एक स्टडी है, एक डिटेल स्टडी है, जिसको हमने एक कर्व के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू समझा है, जिसको हम फेज डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग फेज किस तरीके से कितने टेम्परेचर प्रेशर पे इक्विलिब्रियम में रहती हैं, कब इनमें चेंजेस होते हैं, तो वो पूरी स्टडी साइंटिस्ट ने की और उसको पूरे जो भी इसके आंसर्स आए, जो रिजल्ट्स आए, उनको उन्होंने ग्राफ के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है, जिसको हम फेज डायग्राम बोलते हैं। अब इसमें जो कर्व है उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करना है, जो पॉइंट्स हैं उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करना है, जो एरियाज है उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी स्टडी हम करते हैं। पहले हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ कर्व की, इसमें हम स्टडी करेंगे। कर्व हम देखते हैं ओ ए कर्व, ओ बी कर्व, ओ सी कर्व, 3 कर्व। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी। अब ओ ए कर्व, ओ बी कर्व और ओ सी कर्व के जो भी नॉमेनक्लेचर है वो हमने कर दिए हैं। सिर्फ हम डिग्री ऑफ फ्रीडम हम आपको निकालना सिखाते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F प्लस P इक्वल टू C प्लस 2। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है तो देखिएगा ओ ए कर्व है, इसमें नंबर ऑफ फेजेस की बात करें तो कितनी फेजेस इक्विलिब्रियम में है, 2 फेजेस, आइस एंड वाटर वेपर। तो यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो F प्लस P की वैल्यू पुट करेंगे 2, C क्योंकि हम 1 कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हैं इसलिए C की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस यहाँ पर 2। तो अब यहाँ पर F की वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है 1। मीन्स जितने भी कर्व हैं, चाहे वो ओ ए कर्व हो, ओ बी कर्व हो,
OC कर्व, तीनों कर्व में कभी भी कहीं भी कर्व की बात करें हम, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आएगी? 1। 1 मीन्स किसी भी एक चीज को हम वेरी कर सकते हैं, दोनों को वेरी नहीं कर सकते। दोनों के यदि हम वेरी करेंगे तो ये ग्राफ हमारा एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गया। इसी तरीके से यदि हम स्टडी ऑफ एरिया करें, तो स्टडी ऑफ एरिया की जहां हम बात करते हैं तो इसमें हमको 3 एरियाज दिखा रहे हैं। अब AOC, सेकेंड COB, थर्ड बिलो AOB, मीन्स ये तीनों एरिया है। तीनों एरिया में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ही फेज है, एक ही फेज है, एक ही फेज है। फेज की वैल्यू हम कहाँ कितनी पुट करेंगे? 1। तो यहाँ पर आ जाएगा F, फेज की वैल्यू है 1, कंपोनेंट है 1 और +2। तो यहाँ पर जो स्टडी ऑफ एरिया में यदि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो आंसर कितना आता है? 2। मीन्स दो चीजों को हम वेरी कर सकते हैं, दो चीजों को भी हम वेरी करते हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर प्रेशर को वेरी करें तो भी आइस आइस ही रहेगा, वाटर वाटर ही रहेगा, वाटर वेपर ही रहेगा। तो दो चीजों को हम वेरी करके भी उस स्टेट को हम एज इट इज ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम एरिया का हो जाएगा 2। और ट्रिपल पॉइंट की यदि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल देंगे तो स्टडी ऑफ ट्रिपल पॉइंट यदि हम करते हैं, स्टडी ऑफ ट्रिपल पॉइंट, तो ट्रिपल पॉइंट की जब हम स्टडी करते हैं तो हमको सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो है O। तो O जो है, यहाँ पर जो O है, इसमें नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं? 3। तो हम वैल्यू पुट करेंगे F प्लस फेज है 3, कंपोनेंट 1 + 2, F की वैल्यू आ जाएगी 0। मीन्स इस पॉइंट पर ना तो हम टेम्परेचर को वेरी कर सकते हैं ना प्रेशर को, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर ही हमको ये पॉइंट दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं सारे कर्व का, एरियाज का एंड ट्रिपल पॉइंट का। आई होप इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। यदि कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन पे लिखें, मैं और अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।